सो बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने नियरली सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब उसे स्टार्ट करते हैं आज। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चे के दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास न्यूट्रिशन के। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से डील कर रहा है। तो मतलब इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस को। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन हियर? न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स। इट्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड के इनटेक के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। लेकिन बच्चे सिर्फ फूड को एक्वायर करना ही न्यूट्रिशन नहीं है। फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसे यूटिलाइज करना जो है वो न्यूट्रिशन का हिस्सा है। The process of intake of food, then converting it into absorbable form, ऐसी फॉर्म जो बॉडी यूज कर सके, and then utilizing it. It is called as nutrition. तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो न्यूट्रिशन में आते हैं। पहले तो फूड का इंटेक करना, उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन उसे यूटिलाइज कर लेना। तो बच्चे ये सारा न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन जो ह्यूमन फॉलो करता है, अब उसके बारे में जानते हैं। सो बच्चे वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, है ना। जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है, रॉ मटेरियल्स को यूज करके खाना खुद बनाता है। तो बच्चे ऐसा प्रोसेस ह्यूमन नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी aid or accessory pigments or other things like plants to synthesize their food. So autotrophic nutrition is the property of plants, some microbes, ठीक है, तो वही synthesize करते हैं। बट हमारे पास ह्यूमन जो फॉलो करते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड है, और उस हेटेरोट्रॉफिक मोड में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन फॉलो करेगा। So holozoic mode of nutrition is followed by humans. So बच्चे holozoic mode क्या होता है? Holozoic mode में ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है, फूड जो है, वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो फूड कन्वर्ट होगा वो बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर नहीं। सो बच्चे सॉलिड फूड is taken inside the body and is digested. तो बच्चे फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। इससे अपोजिट होता है सेप्रोफिटिक मोड। तो बच्चे सेप्रोफिटिक मोड में ऑर्गेनिज्म जो है खाने को बाहर डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्बेबल फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चे बिल्कुल अपोजिट मोड हो गया वो। सो होलोजोइक मोड जो है वो ह्यूमन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड फूड का इनटेक बॉडी के अंदर होने वाला है, ठीक है। सो बच्चे अब इस होलोजोइक मोड में कुछ स्टेप्स होते हैं, एक बार वो कंसीडर कर लेते हैं, देन उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सो न्यूट्रिशन में खाना जो है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है ताकि बॉडी फंक्शन कर सके प्रॉपर्ली। और ह्यूमंस जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें सॉलिड फूड बॉडी के अंदर जाता है। सो बच्चे ये न्यूट्रिशन जो है इट हैज 5 स्टेप्स नियरली, से 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि इनटेक ऑफ फूड।
फूड का इनटेक, हम बकल कैविटी में फूड लेकर आते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहेंगे और बच्चे ये कंप्लीट होता है स्वेलोइंग से, तो इट गेट्स कंप्लीटेड विथ स्वेलोइंग। तो स्वेलो करते हैं जैसे ही फूड तो हमारे पास इंजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। Swallowing has another term also, that is deglutition. ठीक है। सो बच्चे इंजेक्शन के बाद वी हैव सेकेंड डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो इंजेक्शन के साथ और बाद में होता है, यानी कि बकल कैविटी में फूड लेने के बाद हमारे पास डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है जो स्वेलोइंग से पहले ही इनिशिएट हो जाएगा। सो बच्चे डाइजेशन जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। तो बच्चे हम कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी में लेते हैं सिंपलर फॉर्म में, तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्बेबल यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज डाइजेशन। ठीक है। और अल्टीमेटली इस डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्बेबल यूनिट्स बन जाते हैं तो उन एब्जॉर्बेबल यूनिट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है, तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि absorbing of absorbable units into blood। ठीक है। एंड अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। ऑब्वियसली खाना जो है वो ब्लड में चला गया है, अब इट इज फ्री टू बी टेकन अप बाय सेल्स एंड फॉर यूटिलाइजेशन बाय सेल्स। सो बच्चे एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन होगी। सो यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। ठीक है। और अल्टीमेटली लास्ट बच्चे हमारे पास जो है फूड का वेस्ट बच जाता है ना, ऐसा वेस्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे हम इतने सारे प्रोसेस कर रहे हैं पर बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारे एंजाइम्स ऐसे कंटेन करे जो हर तरह के फूड और केमिकल को डाइजेस्ट कर सके। वी लैक सम और मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो कि फूड में प्रेजेंट रहने वाले अदर न्यूट्रिएंट्स को, अदर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ वेस्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह ही जाता है, तो वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को फीकल मैटर कहा जाता है, जिसका रिमूवल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दैट अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कॉल्ड एज इजेशन। याद रखेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव नहीं कर रहे हैं हम, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। सो बच्चे रिमूवल ऑफ undigested waste is called as egestion। So बच्चे ये है हमारे पास 5 पर्टिकुलर प्रोसेसेस और स्टेप्स जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। तो यही स्टेप्स ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में हो रहे हैं, और बच्चे इन्हीं प्रोसेस के दौरान फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होकर यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन अब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये होती कहाँ पे है, किस तरीके से हो रही है, अब उसके बारे में जानना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और सिस्टम है होलोजोइक मोड से जुड़ा हुआ। So human digestive system, it includes 2 particular components, that is digestive tract, वो रास्ता जहां से फूड को पास करना है उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, जिसमें से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ इज द ओपनिंग। तो बच्चे इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन एनस। एनस में खत्म हो जाता है और बीच में बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स आते हैं, लाइक बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, और उसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद लास्ट में एनस रहेगा जहां से फूड पास आउट कर जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। लेकिन बच्चे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरिजिन क्या है? अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरिजिन और एपिथेलियल अरेंजमेंट क्या है, तो बच्चे अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो माउथ से लेकर स्टार्टिंग ईसोफेगस तक का पार्ट जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, और लास्ट में जो एनस रहेगा वो एक्टोडर्मल रहेगा, बाकी बीच वाला पार्ट पूरा मेसोडर्मल है। ठीक है, और उसी पैटर्न में हमारे पास एपिथेलियल अरेंजमेंट भी रहेगा, विद स्टार्टिंग वाला पार्ट अप टू इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस वी हैव नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सिमिलरली एनस में भी रहेगा उसके टर्मिनल पार्ट में, बाकी बीच में सब जगह कॉल्यूमिनर एपिथेलियम रहेगा। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें पहले भी डील की थी टिश्यू के केस में। तो बच्चे हमारे पास ओरिजिनेशन एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल दोनों है, और एपिथेलियल के केस में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम और कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मेनली है। ठीक है, बाकी कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पहले बात कर लेती हूँ, फिर दोबारा रिकॉल करेंगे डायग्राम के साथ इसे। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में भी हैव सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये है बच्चे हमारे पास कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। वैसे अदर हार्मोनल एस्पेक्ट्स भी हैं, हार्मोनल सिक्रीशन करने वाले सेल्स, वो हम थोड़ा सा डिफरेंट होकर करेंगे चैप्टर के लास्ट। सोचिए इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं विद दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स। ठीक है, ड्रॉ करते हैं फिर बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। सो बच्चे दैट्स द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। सो बच्चे एक एक करके अब इन सारे पार्ट्स को मैं लेबल कर रही हूँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले ये ओपनिंग की बात कर रही हूँ, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है दिस इज माउथ। माउथ इज द ओपनिंग, ठीक है, जो कि लीड कर रही है कैविटी में, दैट इज बकल कैविटी। अनदर नेम फॉर दिस बकल कैविटी इज ओरल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी। और बच्चे बकल कैविटी लीड्स टू अ कर्व पार्ट, ये पूरा ट्रैक का हिस्सा है, तो कर्व रीजन दैट इज pharynx, and this curved region leads to a tube-like structure. This extended tube of nearly 20 to 25 centimeter, that is food pipe, जिसे आप esophagus कहते हो। Right? Now that's the most dilated part of digestive tract called as stomach, the J-shaped organ. Now the small intestine starts from here, जो कि यहां से लेकर पूरा ही कॉइल्ड पार्ट यहां तक रहेगा। ठीक है, सो बच्चे जिसमें से ये सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हो दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो सी शेप्ड रीजन है, एग्जैक्टली स्टमक के आगे एक्सटेंड होगा, और ड्यूडेनम के बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे इस रीजन में एंटर करते ही ये स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट दैट इज जेजुनम।
एंड लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट वो है इलियम, ILEUM। ये 3 पार्ट्स बना रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद बच्चे स्टार्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लेट्स डील विद इट। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कॉलन, सॉरी सीकम। तो सीकम जो है वो सबसे पहला पाउच है लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल करके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सीकम। तो सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जिससे एक वेस्टिजियल पार्ट भी निकलता है जो नॉन फंक्शनल है हमारी बॉडी में, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलन, ये पूरा बहुत एक्सटेंडेड पार्ट जिसमें बहुत पाउच लाइक अरेंजमेंट दिख रहा है, ये कॉलन है। एंड दिस कॉलन इज असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन। ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो ट्रांसवर्स कॉलन है, उसके बाद ये डिसेंडिंग कॉलन, और ये आ गया सिग्मोइड कॉलन। थोड़ा सा कब आ रहा है, सिग्मोइड कॉलन। ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है बेटा। एंड अल्टीमेटली दिस कॉलन रीच टू अ पार्ट कॉल्ड एज रेक्टम। रेक्टम वेयर फीकल मैटर गेट्स स्टोर्ड, जो वेस्ट बच जाता है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता वो स्टोर रेक्टम में होता है, एंड अल्टीमेटली एनस से वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे ये हो गया पूरा रास्ता, वो ट्रैक जहां से फूड पास करने वाला, ठीक है। तो ये सारा वो पैसेज है। नाउ लेट्स डील विद द ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स जो है, सबसे पहले ये वाले ग्लैंड्स सबसे टॉप पे जो आपको दिख रहे हैं, तो ये ग्लैंड्स जो आपको दिख रहे हैं दीज आर सेलिवरी ग्लैंड्स। 1 2 3 3 पेयर रहते हैं, तो सेलिवरी ग्लैंड्स। सबसे पहला प्रोसेस डाइजेशन का यही इनिशिएट करते हैं बेटा। सो उसके बाद द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लीवर, हियर दैट्स लीवर, and liver has associated structure that is gallbladder. This is gallbladder associated with liver. Fine. And lastly we have pancreas here. हमारे पास और भी ग्लैंड्स है लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो उनके वॉल से ही एसोसिएटेड रहेंगे, तो वो यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते। सो दिस इज पेनक्रियास। सो दैट्स द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी के हर पार्ट को हमें डिटेल में डील करना होगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, जिसमें से सबसे पहला पार्ट माउथ रहेगा। पूरा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉलो करेंगे हम, तो यहाँ से इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज है। तो बच्चे सबसे पहले इसीलिए मैं डील कर रही हूँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ को, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बच्चे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहला स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा माउथ है। तो बच्चे माउथ और बकल कैविटी में फर्क है। माउथ जो है वो ट्रांसवर्स ओपनिंग को कहा जाता है विच लीड्स इनटू बकल कैविटी। ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग जो लिप से बाउंडेड है उसे माउथ कहा जाता है। तो बच्चे माउथ इज एक्चुअली ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग बाउंडेड बाय लिप्स। ठीक है।
So now the second, बच्चे माउथ जो है वो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग है, बट इट लीड्स इनटू बकल कैविटी। मैं यहीं पे साथ में मेंशन करूं, इट लीड्स टू बकल कैविटी। ठीक है, तो बच्चे अब बकल कैविटी जो है वो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, लेकिन उसे पहचानने और एक्सप्लेन करने का क्या तरीका है, कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो इस कैविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बकल कैविटी अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो ऐसी कैविटी है विच इज बाउंडेड बाय फोर स्ट्रक्चर्स, bounded by four structures: lips in front, cheeks on sides, upper side palate रहेगा रूफ पे, एंड फ्लोर पे टंग रहेगी। तो बच्चे ये चार स्ट्रक्चर्स जो है वो बकल कैविटी को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे बकल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी, ओरल कैविटी कहते हैं। और बच्चे ये बकल कैविटी है, इट इज बाउंडेड बाय फोर स्ट्रक्चर्स लाइक, जैसे मैंने कहा, लिप्स इन फ्रंट, टंग इन फ्लोर, ऑन फ्लोर, उसके बाद पैलेट यानी कि रूफ, पैलेट एट रूफ, एंड चीक्स एट साइड्स, साइड से चीक्स रहेगी। तो बच्चे ये चार स्ट्रक्चर है जो ओरल कैविटी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी है जो मेन फंक्शन कर रहे हैं और जो बकल कैविटी में प्रेजेंट है, दैट इज टीथ एज वेल एज टंग। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमें डील करने हैं फिलहाल, जिसमें से सबसे पहले मैं टंग डील करने जा रही हूँ। टंग जो फ्लोर पे प्रेजेंट रहती है, वो टंग जो सेंसरी रहेगी फंक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे जो मैं डील करने जा रही हूँ वो है टंग, जो कि एक यू शेप्ड ऑर्गन है बेटा, मस्कुलर ऑर्गन, बोन नहीं होगा इसके अंदर, मस्कुलर है बेटा। ठीक है, तो एक टंग है। तो बच्चे टंग जो है इट्स अ यू शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चे। और बच्चे ये ऑर्गन जो है वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है, इट इज हाईली मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलर रहेगा। और बच्चे अगर आप इसको टंग को प्रॉपरली एनालाइज करो तो यहाँ पे हमारे पास एक फेंटेड सी लाइन सी दिखती है, इन्वर्टेड वी शेप टंग में, विद अ फेंटेड अरेंजमेंट और फोसा एट द मिडल। तो बच्चे ये जो लाइन है, जो फेंटेड लाइन आपको टंग में दिखती है, इसे कहा जाता है सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। ये सल्कस टर्मिनालिस जो है टंग को दो रीजन्स में डिवाइड करती है, दो रीजन्स में डिवाइड करती है। द अपर पार्ट, अपर रीजन इज सेंसरी, नॉन सेंसरी रीजन, एंड द लोअर रीजन इज सेंसरी पार्ट। तो नॉन सेंसरी और सेंसरी पार्ट में यहाँ पे डिवीजन और पार्टीशन रहता है। लेकिन अगर आप सल्कस टर्मिनालिस के यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक डिप्रेशन सा दिखता है आपको, इसे फोरामेन सीकम कहा जाता है, फोरामेन सीकम। ये माना जाता है कि फीटल स्टेज में ये एक ओपनिंग रहती है, फोरामेन रहता है, जो ओरल कैविटी को बाकी कैविटीज के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये फोरामेन सीकम है। और जैसे मैंने कहा कि सेंसरी पार्ट को सेपरेट करेगा नॉन सेंसरी से, तो अपर पार्ट इज नॉन सेंसरी पार्ट एंड कंटेन्स टॉन्सिल्स। तो बच्चे ये वाले पार्ट जो है वो लिंगुअल टॉन्सिल्स कंटेन कर रहे हैं। ये टॉन्सिल्स कुछ और नहीं होते, ये इम्यून स्ट्रक्चर्स होते हैं, इम्यून स्ट्रक्चर जो इम्यून फंक्शन करेंगे इनकेस फूड के साथ जो कोई कंटेमिनेटेड माइक्रोब, कोई कंटेमिनेटेड चीज जो है वो एंटर कर रही है, या माइक्रोब कोई एंटर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये टॉन्सिल्स जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं बेटा। तो बच्चे उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगी कुछ स्ट्रक्चर्स और के बारे में।
यानी कि पैपिले। तो पैपिले जो है वो इरप्शंस को कहा जाता है। तो इरप्शंस जो हैं उसमें से कुछ इरप्शंस ऐसी हैं जो हमारे पास सेंसरी रहती है, लाइक दिस, एंड जो मैं साइड पे बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये सेंसरी पैपिले हैं और ये नॉन सेंसरी पैपिले हैं। एक्चुअली ये भी टच को ही रिसीव करते हैं बट टेस्ट बड्स नहीं। ठीक है, और कुछ एडिशनल है जो रूडिमेंट्री हो गया टाइम के साथ, वो भी मैं बेसिकली ड्रॉ कर देती हूँ रेफरेंस के लिए। तो बच्चे अब हमारे पास क्या है, पैपिले है टंग में। सेंसरी रीजन में पैपिले रहेंगे, जिसमें से सबसे पहले पैपिले जो आपको सर्कस टर्मिनालिस के साथ दिख रहे हैं, दीज आर सर्कमवैलेंट पैपिले। सर्कमवैलेंट पैपिले सर्कमवैलेंट पैपिले बच्चे वो पैपिले हैं जिनमें टेस्ट बड्स होते हैं, ये टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइड्स में देख रहे हो कॉर्नर्स में, तो बच्चे दीज पैपिले अगेन हैव टेस्ट बड्स, दीज आर फंजाइफॉर्म पैपिले। फंजाइफॉर्म पैपिले। तो फंजाइफॉर्म पैपिले जो है उनमें भी टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे बीच में आपको पैपिले दिख रहे हैं, ये इरप्शंस, दीज पैपिले आर फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले दे लैक टेस्ट बड्स, इनमें टेस्ट बड्स नहीं होंगे बेटा। सॉरी, तो बच्चे इनमें क्या है, ये जो फिलीफॉर्म पैपिले हैं ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि फूड को च्यूइंग के दौरान जो है प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड की जा सके ताकि वो सैलिवा के साथ मिक्स हो सके। एंड लास्टली ये पैपिले जो बहुत ज्यादा रूडिमेंट्री है, दैट इज फॉलिएट पैपिले। तो बच्चे दीज आर रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस। ठीक है, रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टर्म। और बच्चे ये टर्म जो है अगेन बता रही हूँ, सर्कस टर्मिनालिस के पीछे वाला पार्ट जो है उसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स रहते हैं जो नॉन सेंसरी है, इम्यून फंक्शन करेंगे। फ्रंट वाला पार्ट सेंसरी रहेगा, जिसमें से सेंसरी फंक्शन जो है वो पैपिले करते हैं। फॉलिएट पैपिले रूडिमेंट्री है यहाँ पे, बाकी पैपिले सेंसरी है, यानी कि फिलीफॉर्म पैपिले टच रिसेप्टर्स से फूड की प्रेजेंस को सेंस करेंगे, और उसके अलावा बाकी पैपिले सर्कमवैलेंट और फंजाइफॉर्म पैपिले जो कॉर्नर्स पे रहते हैं, इनमें टेस्ट बड्स होते हैं, ये टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करेंगे अकॉर्डिंगली। और बच्चे ये टंग जो है ना बच्चे बेस के साथ जुड़ी होती है, और बेस के साथ जोड़ता है इसको एक लूज स्किन फोल्ड जिसे फ्रेन्युलम कहा जाता है। मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ, टंग joined at base with the help of frenulum linguae। frenulum linguae, तो फ्रेनुलम लिंगुए जो है बच्चे वो स्ट्रक्चर है जो टंग को बेस के साथ जोड़ रहा है। और टंग जो है जैसे हमने कहा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो फ्रीली मूव भी कर पाती है, और ये हेल्प करती है सैलिवा को फूड के साथ मिक्स करने में और टेस्ट को सेंस करने में। ठीक है, तो टच रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर्स है और मस्कुलर एक्टिविटी है। तो बच्चे ये पहला स्ट्रक्चर रहा बकल कैविटी का। नाउ वी नीड टू डील विद द सेकंड स्ट्रक्चर दैट इज टीथ, जो कि च्यूइंग में हेल्प करते हैं, मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं फूड की। ठीक है, ताकि फूड जो है वो प्रॉपर्ली स्वेलो किया जा सके, तो साथ में उसके साथ सैलिवा मिक्स किया जा सके, उसका सरफेस एरिया बढ़ा के। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी का ही दूसरा स्ट्रक्चर, टीथ। सो बच्चे बकल कैविटी में एक तो टंग है,
ठीक है, दूसरी इसी बकल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी का दूसरा स्ट्रक्चर टीथ डील करूंगी। तो टीथ जो है बच्चे, इट्स अ मेस्टिकेटिंग ऑर्गन। मेस्टिकेटिंग ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जो च्यू करने में हेल्प करता है फूड को। ठीक है, सो बच्चे अब मैं क्या कर रही हूँ, टीथ का स्ट्रक्चर डील करने जा रही हूँ, जिसमें 3 रीजन्स होते हैं, दैट इज रूट, नेक एंड क्राउन। तो बच्चे टीथ के इन तीनों रीजन्स को शो करने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं, ताकि उसके इंटरनल पार्ट को भी देख सके। सो बच्चे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टीथ का। कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चे। ये वाला पार्ट जो है हमारे पास जॉ में एम्बेडेड रहता है, लोअर पार्ट, जो कि एक बोनी सॉकेट है, उसमें टीथ एम्बेडेड रहेगा। ठीक है, जॉ सॉकेट। तो जितना पार्ट जॉ सॉकेट में रहता है उसे रूट कहते हैं, और उसके बाद जॉ सॉकेट के ऊपर गम्स की कवरिंग आ जाती है। ठीक है, तो गम्स काफी सारा पोर्शन कवर कर लेता है। ठीक है, तो गम्स की कवरिंग रहेगी। तो बच्चे वो वाला पोर्शन जो गम से कवर्ड रहता है, गम के एडजॉइनिंग रहता है, तो उसे कहते हैं नेक। और बाकी पोर्शन जो कि हमें विजिबल होता है, जिसके ऊपर इनेमल की लेयर होती है, वो रहता है क्राउन, उसे कहा जाता है क्राउन बेटा। ठीक है, तो ये 3 रीजन्स हैं। तो बच्चे ये आ गया रूट एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स, जॉ सॉकेट्स में रहेगा, या नेक, adjoining to gums, and the upper part is crown, which is visible part. वो विजिबल पार्ट जो हमें पेल येलो सा दिखता है, ठीक है, तो बच्चे व्हाइटिश और पेल येलो जिसमें इनेमल दिख रहा है, वो हमारे पास क्राउन है। तो बच्चे एक्चुअली अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं तो उसमें कुछ ये रीजन्स, ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको एक एक करके लेबल कर रही हूँ। तो बच्चे हमारे पास सबसे पहला जो विजिबल पार्ट आपको दिखता है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज इनेमल। तो ये ब्लूइश कलर पार्ट जो बनाया मैंने ऊपर, ये इनेमल है बेटा, ये इनेमल है। इनेमल यानी कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। And this hardest part of the body is formed by amyloblast. amyloblast एक तरह के सेल्स हैं जो कि हार्डेस्ट पार्ट बनाते हैं। एमिलोब्लास्ट जो इनेमल बना रहे हैं, इनेमल जो है वो विजिबल रहेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जैसे ही हम अंदर की तरफ आएंगे तो हमें कवरिंग दिखेगी एक्चुअली डेंटाइन की, जो बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस डेंटाइन इज द सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो बच्चे डेंटाइन जो है वो इनेमल कवर करके रखता है, हमें नॉर्मली विजिबल नहीं रहता। तो बच्चे डेंटाइन का अरेंजमेंट जो है, हम अगर टीथ की बात करें तो टीथ हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा नॉर्मल केस में, है ना। हमें टीथ जो है वो इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके से हम टीथ देखते हैं, है ना। तो बच्चे एक्चुअली ये पूरा टीथ जो है ये पूरा डेंटाइन से बना है, बस इसका कुछ पोर्शन जो है वो इनेमल से कवर्ड रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको कट किया है। तो कट करने के बाद बीच में स्पेस, यहाँ पे ये साइड बॉर्डर्स दिख रहे हैं और बीच में कैविटी आपको दिख रही है। तो डेंटाइन जो है वो एनक्लोज करता है कैविटी को, मतलब अंदर एक कैविटी है बेटा। तो बच्चे डेंटाइन जो है विच इज द सेकेंड हार्डेस्ट मटीरियल
and formed by odontoblasts and closes a cavity called as pulp cavity. तो ये आपको जो cavity दिख रही है, this is pulp cavity. ये पल्प कैविटी है और इस पल्प कैविटी के अंदर सप्लाई होती है नर्व्स और ब्लड वेसल्स की, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पल्प कैविटी में सप्लाई होगी। ठीक है, सो पल्प कैविटी कंटेन्स blood vessels and nerves. ठीक है, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो टीथ हैज 3 रीजन्स, द रूट एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, नेक adjoining with gums, and the last part crown, which is the visible part and remains covered by the hardest part of the body, that is enamel, secreted by ameloblasts. And this enamel encloses dentine, and dentine, which is a bone-like material, okay, bone-like material, which is the second hardest material formed by odontoblast. And this dentine encloses a cavity called as pulp cavity, which has blood vessels and nerves. And obviously, blood vessels and nerves है तो side में connective tissue तो रहेगा ही, but blood vessels and nerves are the main part. So this is the main structure of teeth. तो बच्चे ये टीथ जो है वो अलग अलग वैरायटी में रहेंगे। We have nearly 4 different types of teeth in our jaw sockets. 4 types of teeth are there. Teeth are there. तो बच्चे that is incisors, canines, premolars and molars. Incisors, canines, premolars and molars. ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर रहेंगे। इंसीजर द फ्रंट पार्ट, फ्रंट टीथ, उसके बाद द पॉइंटेड कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो है वो मोलर्स रहते हैं। तो वैरायटी ऑफ टीथ है जो कि 2 बार ही रखोगे हमारी लाइफ टाइम में, ठीक है, और जॉ सॉकेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो बच्चे एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको दिख रहा है टीथ में, है ना, जिसकी वजह से टीथ के अरेंजमेंट को स्टडी करना जरूरी होता है। So the arrangement of teeth in a buccal cavity and its study is called as dentition. So अब हम dentition study करने जा रहे हैं। तो dentition means arrangement of teeth in buccal cavity. तो buccal cavity में teeth का क्या arrangement है उसे dentition कहा जा रहा है। So human nearly follows 3 types of dentition. वैसे तो बहुत सारे डेंटिशन टर्म्स हैं, बट हम कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट वन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ह्यूमन आर हेटेरोडोंट, हैव हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट टर्म जो है, हेटेरोडोंट डेंटिशन, ये एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं। डेफिनेटली इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मींस incisors, canines, molars and premolars. It represents heterodont dentition. अगर सेम होते तो होमोडोंट कहते। उसके बाद दूसरा है थीकोडोंट। थीका हेयर मींस जॉ सॉकेट। तो बच्चे ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो जॉ सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं, जो हमने यहीं पे बात किया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जिनमें जॉ सॉकेट में एम्बेडेड नहीं रहते, लाइक फिशेस के केस में जो एक्रोडोंट डेंटिशन है ना। तो बच्चे हेयर टीथ एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट। एंड तीसरा डेंटिशन है डायफायोडोंट। Diphyodont represents that teeth erupt 2 times in a lifetime. The teeth erupts 2 times in a lifetime.
है ना। एक बार हमारे पास परमानेंट टीथ आते हैं लास्ट में, और पहले मिल्क टीथ भी रख होते हैं आंगन में, जो टूट के बाद में परमानेंट आए हैं। ठीक है, सो ये 3 तरह के डेंटिशन जो है वो ह्यूमन में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि हेटेरोडोंट, थिकोडोंट एंड डायाफायोडोंट, ये मेन तरह के डेंटिशन। सो बच्चे, टीथ का अरेंजमेंट और नंबर क्या है, एक बार वो भी जान लेते हैं ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, दूसरे जॉ सॉकेट है, तीसरा 2 बार ही रख हो रहे हैं। तो एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि 2 बार ही रख हो रहे हैं, क्या यंग वन में और एडल्ट में नंबर सेम रहेगा क्या, और अगर है तो कितना है। तो एक डेंटल फॉर्मूला की हेल्प से हम इस चीज को डील करने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, सो उसके बारे में बात करते हैं, डेंटल फॉर्मूला के बारे में। सो बच्चे, इसके लिए मैं डेंटल फॉर्मूला लेने जा रही हूँ। तो डेंटल फॉर्मूला हम डील करने वाले हैं एडल्ट्स और चाइल्ड में। सो बच्चे, सबसे पहले हम एडल्ट्स की बात करेंगे। एडल्ट्स में डेंटल फॉर्मूला जो है वो बताएगा कि कितने टीथ हैं एडल्ट्स में। तो इसके लिए हमें पता है स्पेसिफिकेशन डील करनी होती है, हमारे पास अपर जॉ और लोअर जॉ है। ठीक है, हम उसको हाफ में डिवाइड करते हैं, तो हाफ अपर जॉ में कितने टीथ है और लोअर जॉ में कितने टीथ है, उसको ही डील करते हैं। सो एडल्ट्स में अगर मैं बात करूं, इंसीजर्स है, कैनाइन्स है, फिर प्रीमोलर्स आएंगे, देन मोलर्स आएंगे, है ना। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ऐसे ही रहता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो इंसीजर्स जो है वो एडल्ट्स में 2 रहेंगे, अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में। कैनाइन्स 1 और 1, प्रीमोलर्स 2 और 2, 3 और 3। ठीक है, इतने हमारे पास हाफ जॉ में है। पूरे जॉ में देखना हो मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32 टीथ। डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड किया 1 into 2, 2 दांत, ऐसा नहीं है, इन सबको प्लस करना है। ठीक है, एडिशन करके मल्टीप्लाई बाय 2, फाइन। 2 + 1 + 2 + 3, देन इसे प्लस करेंगे, आपस में प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय, फाइन बच्चे। लेकिन एडल्ट्स में हमने कहा डायफायोडोंट कंडीशन है, तो एडल्ट्स में परमानेंट टीथ आते हैं। पर क्या बच्चों में भी इतने टीथ होते हैं क्या? नहीं, बच्चों में कम रहते हैं। तो इसलिए बच्चे, अगर वहां पे डेंटल फॉर्मूला देखा जाए तो 2102/2102 रहता है, इंटू 2, जिसमें से इंसीजर पूरे रहते हैं 2, कैनाइन्स पूरे रहते हैं, बस प्री मोलर 1 भी नहीं होगा और मोलर 1 कम होगा। लास्ट में आता है ना हमें विजडम टीथ आता है, तो विजडम टीथ लास्ट में आता है, छोटे बच्चों में नहीं होता, तो लास्ट मोलर्स बिल्कुल नहीं होंगे और प्री मोलर 1 भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास 20 टीथ रहते हैं यंग वन में, चाइल्ड में। ठीक है, सो इसीलिए अगर देखा जाए एक्चुअली, अगर मैं डायोफायोडोंट कंडीशन को प्रॉपरली डील करूं, तो बच्चे इसमें से हमारे पास 20 टीथ जो है वो डायोफायोडोंट शो करते हैं। 12 अमंग 32 टीथ आर मोनोफायोडोंट। अगर देखा जाए तो हमारे पास सारे प्री मोलर्स और एक सेट ऑफ मोलर्स, यानी कि टोटल 4 मोलर्स जो है वो एक ही बार आ रहे हैं, तो मोनोफायोडोंट हुए ना, तो ये एक्सेप्शन आ जाता है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी इस एक्सेप्शन को डील नहीं करती, बट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बच्चे, ये हमारे पास है डेंटल फॉर्मूला। तो अगर आपको पूछा जाए टीनेज में जिसमें लास्ट मोलर्स नहीं आए होते, तो 2122/2122, तो लास्ट मोलर जब विजडम टीथ आ जाते हैं तो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स द डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ। ठीक है, तो लास्ट में डील करना है बक्कल कैविटी में पैलेट, तो पैलेट जो है वो कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे।